ठीक है। जी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखो पहले भी बता चुके हैं। कौन क्या होता है, गैलीलियन ने ये माना कि टाइम जो है वो अलग अलग फ्रेम में इनवेरिएंट रहेगा। मान लेते हैं एक फ्रेम है एस डैश, वो मूव कर रहा है वी स्पीड से, ठीक है। तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व होंगे एक्स डैश वाई जेड जेड डैश और टी डैश, वो, और जो मतलब रेस्ट में है फ्रेम, उसके लिए जो ऑब्जर्व होंगे एक्स वाई जेड टी, उनके लिए ये रिलेशन होगा। अभी हमने डेराइव भी करके दिखाया, ठीक है, कि जैसे जब एक्स एस और एस डैश एक साथ थे तो एक्स डैश ये था पूरा और एक्स ये था, लेकिन जब एस डैश आगे मूव करे जाएगा, ठीक है, तो वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, वी टी डिस्टेंस, ठीक है। तो हम्म। वो क्योंकि पी पार्टिकल के करीब चला जाएगा टी डिस्टेंस, वी टी डिस्टेंस से, तो इसलिए एक्स डैश की वैल्यू जो होगी एक्स माइनस वी टी होगी। वाई और ठीक। जेड सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ मोशन नहीं हो रहा है। अगर मोशन थ्री डी में हो रहा हो तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, टाइम सेम रहेगा और आई डैश वेक्टर आर माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला वी एक्स डैश मतलब डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। वी को थोड़ी देर के लिए हम्म। हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि टाइम के साथ वी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ठीक ये है। जो बॉडी मूव कर रही है ये कांस्टेंट स्पीड से हमारा फ्रेम एस डैश अब मूव मुझे कर रहा है। थोड़ा तो सा वीडियो अगर नहीं मिल पा हमारा रहा है। अगर हमारा फ्रेम एस डैश कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस हम्म। केस में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी कांस्टेंट होगा, टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो ठीक। यहां से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि जो स्पीड है वो हम्म। वेरिएंट क्वांटिटी है, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू फ्रेम, ठीक है ना। और ये चीज हम ठीक। पहले भी देख चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी के केस में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी जो स्पीड ऑब्जर्व होगी, और अगर वो मोशन में है तो जो स्पीड ऑब्जर्व होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। हाँ। तो इन फिर इससे क्या हुआ कि माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माना कि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है तो मोशन की वजह से स्पीड में इफेक्ट आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को लिया और उन्होंने कहा कि अगर मोशन होगा हमारे एक्सपेरिमेंट, मतलब हम उनके एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोशन को मतलब कंसिडर करें। हाँ कंसीडर करें तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें भी चेंज आना चाहिए। और हाँ। स्पीड ऑफ लाइट में जब चेंज आएगा तो अगर हम दो डायरेक्शन में जाने वाली लाइट ले, मान लेते हैं एक लाइट इस डायरेक्शन जा रही है और एक लाइट इस डायरेक्शन जा रही है, मान लेते हैं ऐसे एक लाइट इधर जा रही है और एक लाइट इधर जा रही है, तो दो डायरेक्शन में जाने वाली लाइट में जो स्पीड में चेंज आना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और फिर यहाँ पे आगे मिरर्स थे, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है और रिफ्लेक्ट होके आके हाँ। फिर से मिलती है। तो जब ये दो लाइट आपस में वापस से इंटरफेयर करती हैं तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए ड्यू टू चेंज इन स्पीड। और हाँ। जब पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से मतलब जो फ्रिंजेस जो बनेंगे उसमें कुछ चेंज कौन। आएगा, ठीक है ना। हाँ। या आप ये कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ कुछ ऑब्जर्व होगी, आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा उससे आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो इंटरफेरेंस मतलब एक्सपेक्टेड था उनके एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उनको ऐसा कोई पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाइट फोटोन पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि हमारा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं रिलेटिविस्टिक केस में, यानी जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के नियर जाने लगती है तो वहां पे वो फेल होने फेल लगता है, कर। ठीक है ना। तो ये है अब ओवरऑल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ, या आप ये कह सकते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से एक स्टार्टिंग हुई मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। अच्छा। अमन, हाँ। एक छोटा सा कंफ्यूजन है। बोलो। माइकलसन मोडले ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उन्होंने ईथर की प्रेजेंस को प्रूव करने की कोशिश की थी, हाँ राइट? वो ठीक है। देखो। उनका मानना था कि लाइट भी एक मीडियम के सहारे चलती है जिसको हम हाँ ईथर कहते हैं। ठीक है। तो अगर कि लाइट किसी मीडियम के थ्रू जाएगी हम्म। तो जो लाइट की वैक्यूम के जो वैक्यूम में जो उसकी स्पीड है हाँ उसके कंपैरिजन में उसमें कमी आएगी। नहीं देखो, जब हाइजेंस, ये हाइगेंस की थ्योरी है जिन्होंने ईथर माना था, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। हाइगेंस ने ईथर को ऑल परवेडिंग माना था, मतलब ओके। वैक्यूम का मतलब उनका था ईथर से, कि वैक्यूम जहाँ है हम्म वहां भी ईथर है और जहाँ मीडियम है वहां भी ईथर है, हम्म। ठीक है। तो ईथर हर जगह पे है।
ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि वैक्यूम में नहीं है और एयर पे है, ऐसा नहीं माना है, ठीक है नहीं ना। नहीं, तो उन्होंने दो जगह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना माइकलसन मोर्ले ने, एक बार शायद वो सरफेस पे था नहीं, और दूसरी वो जगह। एक्चुअल में उन्होंने अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया था ताकि मतलब जो डायरेक्शन का वो है ना कि स्पीड ऑफ लाइट का जो मोशन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अकॉर्डिंग टू हाँ गैलीलियन हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पीड हम्म। में चेंज आ रहा है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ओके। उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट को मतलब एक ही बार में उनको नल रिजल्ट मिल गया था। गैलीलियन हम्म ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको फेज डिफरेंस ऑब्जर्व होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर भी हम्म। उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार अलग अलग जगह पे, ओके। अलग अलग हाइट पे और डेप्थ में परफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा। ठीक है, ताकि जो है कोई मतलब एक तरीके का कोई और जैसे हो सकता है ना कि कोई अनवांटेड कॉज हो जो वो ना समझ पा रहे हों कि इसकी वजह से ये हम्म। फ्रिंज विड्थ या ये नहीं ऑब्जर्व हो रहा, तो वो भी उसमें आ जाए, ठीक है ना। ओके ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा खैर हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट, उसमें उसमें हम्म थोड़ा डेरिवेशन में टाइम लगेगा, इसलिए आज उसको नहीं कर हम्म रहे हैं। आज हमने सिर्फ स्टार्टिंग कर दी है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कैसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं, ठीक है। हम्म तो इससे एक दरवाजा खुला, एक कह सकते हो एक मतलब वो हुआ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसी हद पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो एजम्पशंस है हमारे कि टाइम सेम रहेगा और पोजीशंस में चेंज आएगा, इसमें कुछ चेंज की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम में ही चेंज की जरूरत है या पोजीशन, मतलब ओवरऑल कोई चेंज की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, हम्म। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ही आइडिया मिला आइंस्टीन को कि जो है उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसकी वजह से आइंस्टीन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एक तरीके से इंकरेजमेंट मिला था। एक क्वेश्चन ये हाँ है कि मान लेते हैं एक चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज, एक पार्टिकल है, उस पर एक चार्ज है क्यू, और ये चार्ज रेस्ट पे है। हम्म। अब हम हमारे पास दो फ्रेम है, एक एस और एक एस ओके डैश, सर। ठीक है ना। अब हम्म एस जो है वो रेस्ट पे है, हम्म चार्ज भी रेस्ट पे है, तो एस के हम्म लिए क्या होना चाहिए, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये हम जानते हैं, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो कि जीरो नहीं है। लेकिन क्या हम हम्म। अगर पूछे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या होना चाहिए, तो तो मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट क्या पे होना चाहिए, फिर जीरो होना जीरो। चाहिए। क्यों, क्योंकि चार्ज तो रेस्ट पे है। रेस्ट पे लेकिन है। अगर एस डैश फ्रेम के लिए देखें जो कि क्या कर रहा है, हम्म चार्ज की तरफ मान लेते हैं मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। तो एस डैश फ्रेम के लिए चार्ज क्या है, मोशन में। अगर हम इस फ्रेम से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये चार्ज v स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है, मान लेते हैं ये v स्पीड से इस तरफ जा रहा है। अमन, तो इस पे अगर आप बैठ के देखेंगे, हाँ ये जो एस फ्रेम है एस डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे या मोशन में है? देखो एस फ्रेम रेस्ट में, हाँ। ठीक है। ऐसे सोचो, मान लेते हैं तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, एस प्लेटफॉर्म है, ठीक। हम्म। और सामने बहुत दूरी पे हम्म। जैसे वो लिखा रहता है ना प्लेटफॉर्म पे, उसका प्लेटफॉर्म का नाम लिखा रहता है। हाँ हाँ। तो जब तुम उस वहां पे समझो चार्ज है, तो तुम जब प्लेटफॉर्म से देखोगे तो वो रेस्ट पे है। हम्म। लेकिन जब ट्रेन पे चढ़ के देखोगे तो तुमको क्या लगेगा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है v स्पीड से। ओके समझ जैसे गया जैसे समझ उसकी गया मैं। तरफ जाओगे या उससे दूर जाओगे तो लगेगा दूर जा रहा है। ठीक ठीक तो ठीक। घूम के एस तो जो डैश, प्लेटफॉर्म का जैसे साइन बोर्ड है, हम हाँ, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हमारे लिए वो रेस्ट पे है, राइट। हाँ, अगर तुम और जब प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हो तो ट्रेन में बैठ के देखें तो वो हमारे लिए मोशन में है ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हाँ, वेलोसिटी। तो अगर उसको हम चार्ज मान ले, वो साइन बोर्ड को, ठीक है, हम्म तो चार्ज फिर मोशन में हो गया। हम्म और अगर चार्ज मूविंग है तो उसके लिए कुछ करंट होना चाहिए, कुछ तो करंट होना ही हम्म चाहिए जो कि नॉन जीरो होगा। हम्म तो इस एस डैश के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए नॉन जीरो, हम्म क्योंकि चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए हम्म कि नहीं, ठीक है। हम्म तो जो जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं कर रहा है, हम्म। वो चार्ज, और वो अभी भी रेस्ट में ही है, हाँ। ठीक है। तो दूसरे फ्रेम के लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकता है, या तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, या तो हम ये कह दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है। तो वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी जस्टिफिकेशन हो नहीं रहा हो रहा है, क्योंकि जो है चार्ज तो हमें मोशन में दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ, तो इस ई और बी को इस ई और बी से कैसे रिलेट करें, ठीक है ना।
ये भी एक जो है, समझ लो एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से आइंस्टीन को इसका वो मिला, क्या बोलते हैं, एक आइडिया। आइडिया आया कि कुछ ना कुछ हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना, गड़बड़ी है जिसकी वो वजह से चीज़ हम इनको रिलेट जो नहीं कर उसकी पा रहे। तेज नजरों से बची हुई है। हाँ, ठीक है ना। जब हमारे हम्म। पीएचडी वाले सर पढ़ाते थे तो ये क्वेश्चन को कहते थे ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। सच में कहते थे मिलियन डॉलर है, जैसा हिंदी में हम लोग कहते हैं ना लाख टके की हम्म। बात। तो ये मिलियन डॉलर हम्म। क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको इसका आंसर ये देना है कि बी जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम्म। बी नॉन जीरो है हम्म। तो समहाउ ई और बी रिलेट कर रहे हैं, सोचो। मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मदद से आ रहा है ना। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कुछ मतलब कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी ई और बी दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसका वही आंसर है, टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज आल्सो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक हाँ, फील्ड। वो तो ठीक है, वो तो है ही, ठीक है। वो तो खैर उससे तुम क्या बोलते हो उसके क्या डिस्प्लेसमेंट उसका नाम थ्योरम में नहीं, अरे फोर इक्वेशन किसकी थी? अ, मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल इक्वेशन से, वो तो तुम कहते ही हो, ठीक है ना। मैक्सवेल इक्वेशन हम्म। से तो कहते ही हो ये चीज है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम्म, अच्छा, एक एक मिनट। अच्छा, एक चीज और है, हम टाइम वेरिंग वर्ड यूज तो कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं, ऐसे हम्म। सोचो, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? कांस्टेंट है ना। हम्म। इलेक्ट भाई अगर ये हाँ। रेस्ट पे है तो इससे जो फील्ड क्रिएट हो रहा होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम्म। फील्ड क्या होगा? हर जगह सेम नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो जब तुम नहीं, मूव, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा ना, अगर मोशन में है। हाँ, अगर मोशन में है तो वेरी करेगा, ठीक है ना। हम्म। तो मोशन में तो चार्ज थोड़ी ना है, मोशन में तो फ्रेम है, हम्म। ठीक है। नहीं फ्रेम तो और रेस्ट नहीं। बात तो वही पड़ेगी ना कि चार्ज मोशन कर जाए या फिर हम मोशन कर जाए, तो हम्म डिस्टेंस के साथ तब दोनों केस में वेरी करेगा ना। ठीक बट है। एक्चुअल में तो रेस्ट में तो उसमें चेंज नहीं आएगा ना, वो हमारे लिए दिखेगा कि चेंज हो रहा है। हाँ, वही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं। देखो, हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। हम्म। और लेकिन रेस्ट वाले के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम्म। हम्म। ठीक है। ये समझने की बात है। देखो, ये तुम यहाँ पे तुम ये सोचो कि इस फ्रेम के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन लगाएंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, शायद नहीं मिलेगा, इसीलिए क्योंकि अगर मिल जाता तो फिर हमें इस स्पेशल थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम हाँ। टाइम डायलेशन और ये सब पढ़ेंगे, वैसे ही हम ई और बी में भी रिलेशन पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। तो इसमें आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है ना। पहला हम्म। पोस्टुलेट ये है कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, ठीक है ना, वो हम्म। हर फ्रेम में सेम होने चाहिए, ठीक है ना। पहला लॉ ये है कि द मतलब द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम इन एवरी फ्रेम, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो हम कहते हैं कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। हम्म। तो इनके अकॉर्डिंग अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो वो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हर फ्रेम में उसको फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हम्म। क्लियर है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि जब बॉडी, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि जब बॉडी मोशन में होती है, देखो हमने कॉमन सेंस में क्या ऑब्जर्व किया है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके मास में चेंज नहीं आता, ऐसे ही तो हमने ऑब्जर्व किया है। अगर हम अपने आप को वेट करें, मान लेते हैं रेस्ट में खड़े होके, ठीक है, वेट करें, तो जो हमारा हम्म। वेट आएगा, और अगर हम मूव कर रहे हो, ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं कि हम मोशन में और हम वेट करें, ऐसा ना सोचना। जैसे मान लो हम हम्म। रेस्ट में और हम अपने आप को वेट कर रहे हैं, हमारा कुछ मास आ रहा है, और अगर हम हम्म। ट्रेन में बैठ के अपने आप को वेट करेंगे तो जो मास आएगा हम्म। वो भी रेस्ट मास ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट पे हैं, समझे कि नहीं समझे, और ट्रेन में जो हम हम्म। इक्विपमेंट यूज कर रहे होंगे वो भी हमारे लिए रेस्ट में होगा, ठीक है। तो ऐसे मास को हम रेस्ट मास ही कहेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी इसमें क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होता है, इंसान सोचता है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
उसके लिए कुछ ऐसा क्वांटिटी दी होती है, मास या टाइम, तो इंसान सोचता है ये टाइम मोशन वाला टाइम है, ठीक है ना, जबकि वो टाइम रेस्ट वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो मोशन में हो, मान लेते हैं हम मूव कर रहे हैं और हमारे हाथ में एक क्लॉक है, तो हमारी हम्म क्लॉक भी तो मूव कर रही है। तो जब हम्म हम उस टाइम को देखेंगे, ठीक है, हम क्योंकि हम खुद मोशन में हैं, मान लो हम रॉकेट में हैं और हम खुद मोशन में, और हम उस टाइम को देखेंगे, तो वो टाइम हमारे लिए रेस्ट टाइम बोला जाएगा, मोशन का टाइम नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। जो मोशन वाला टाइम होगा वो माना जाएगा जो हमें, मतलब इस क्लॉक को जो मूव कर रही है उसको कोई ग्राउंड से देख रहा हो, रेस्ट से देख रहा हो, उसे हम मोशन का टाइम बोलेंगे। क्लियर है? हम्म ठीक है, तो हम क्या कहना जा रहे थे, हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि मान लो हम रेस्ट में हैं, अपने वेट मास को मेजर करते हैं, कुछ आता है एम नॉट मान लो, ठीक है। अब हम अभी हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, और कॉमनली अगर हम इसको कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मान लेते हैं कि हम मूव कर रहे हो कुछ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमारे मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। हम्म मान लेते हैं मोशन में जो मास है, रेस्ट में जो मास है वो, और मोशन में जो मास है वो क्या, बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम्म जबकि देखो ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है। लेकिन जब जब हमारी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है, तो हमने देखा कि मास में इंक्रीमेंट होता है, मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। और उस इंक्रीमेंट को आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने कहा m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c², ठीक है माइनस ना। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लेटर इसको डराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो, अगर हम ऐसे कहें कि दो अलग अलग लॉज हैं, जब v बहुत कम है c के लिए तब ये लॉ काम करेगा, और जब v बहुत ज्यादा है, जब v और c कंपेरेबल है तो ये लॉ काम करेगा। तो आइंस्टीन के कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो अलग अलग लॉज काम करें दो अलग अलग फ्रेम के लिए। उनके कहने का मतलब है एक ही लॉ अलग अलग फ्रेम में वैलिड होना चाहिए। ये लॉ इस फ्रेम में वैलिड नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लेकिन लॉ ये इस वाला फ्रेम में वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब v और बहुत कम होगा c के, बहुत छोटा है तो 1 में से माइनस करेंगे तो हाँ, लगभग 1 ही रहेगा। तो v जब बहुत, फॉर v वेरी वेरी लेस देन c, v² / c² ना, वो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा, हो जाएगा। और उस केस में m और m नॉट क्या हो जाएंगे, बराबर। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ये मोर फंडामेंटल लॉ है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। हम्म, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो अलग अलग फ्रेम में फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है, तो उनको हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ ताकि वो क्या करे, वो एक ही लॉ अलग अलग फ्रेम में एक काम कर सके, ठीक। तो ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इनवेरिएंट होने चाहिए। इनवेरिएंट मतलब सेम होने चाहिए अलग अलग फ्रेम में, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ इनका ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए इन ऑल फ्रेम, है ना। सारे फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई लाइट का फोटोन मूव कर रहा है c स्पीड से, ठीक है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है, और अगर कोई ऑब्जर्वर है s और वो रेस्ट में, तो उसके लिए भी यही स्पीड c नजर आएगी, और जो ऑब्जर्वर s डैश v स्पीड से मूव कर रहा है उसके लिए भी स्पीड यही नजर आएगी। गैलीलियन के अकॉर्डिंग v डैश जो होगा वो c - v होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना। ये आइंस्टीन का पोस्टुलेट है, ठीक है। तो आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट ये है कि हमारा क्या होना चाहिए, ऑल लॉज ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स शुड बी इनवेरिएंट इन ऑल फ्रेम। सारे फ्रेम में फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज क्या होने चाहिए, इनवेरिएंट होने चाहिए। और दूसरा ये है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, इनवेरिएंट होनी चाहिए, ठीक है। ये दो पोस्टुलेट है। देखो जीटी में क्या हुआ था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने माना था कि हमारा टाइम इनवेरिएंट रहेगा अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग फ्रेम में टाइम सेम रेट से फ्लो होगा। और इन्होंने क्या किया है, स्पीड ऑफ लाइट को इनवेरिएंट माना है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, ये इनका पोस्टुलेट है, समझ रहे हो ना। पोस्टुलेट को हम प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जैसे जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, टाइम को इनवेरिएंट माना था। हमने पहले भी बोला कि जब हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे
दो फ्रेम को हमको कनेक्ट करना है, तो दो फ्रेम को कनेक्ट करने के लिए कोई ऐसी कॉमन चीज होगी जो दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो जीटी में उन्होंने वो कॉमन चीज टाइम को मानी थी, और इस आइंस्टीन ने उस कॉमन चीज स्पीड ऑफ लाइट को माना है, ठीक है ना। अब आगे हाँ बढ़ते हैं। तो अगला है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि देखो, जो जीटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो इस आइंस्टीन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि जीटी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आना चाहिए, क्योंकि स्पीड जो है वो वेरिएंट क्वांटिटी है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट को हाँ आइंस्टीन ने इनवेरिएंट माना है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या किया फिर, मतलब जो लॉरेंस हैं, लॉरेंस एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने पहले ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आइंस्टीन ने अपने उसमें यूज किया, ठीक है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इन्होंने माना कि वही केस है जो पीछे पढ़ रहे थे, एक दो फ्रेम है, एक एस डैश है, ठीक है ना, एस डैश हम्म फ्रेम है जो कि वी स्पीड से खुद मूव कर रहा है, मतलब ये फ्रेम खुद वी स्पीड से मूव कर रहा है, और एक फ्रेम है एस जो कि रुका हुआ है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो इस एस डैश के लिए जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एस डैश के जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, वो एस से कैसे रिलेट करेंगे, वो लॉरेंस के अकॉर्डिंग ये थे। एक्स डैश जो होना चाहिए वो होना चाहिए अल्फा टाइम अल्फा माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, ठीक है ना। देखो एक्स माइनस वी टी वही है हमारा कौन सा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें अल्फा को और मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आइंस्टीन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होना ठीक है। चाहिए। तो जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो रिड्यूस होके नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जीटी ट्रांसफॉर्मेशन ही बन जाए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही बन जाए, ठीक है ना। तो हाँ इतना तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, तो हम्म इसमें एक टाइम अल्फा और डाल दिया है, ठीक है, ताकि कुछ ऐसा हो कि अल्फा नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अल्फा हाँ 1 हो जाए और ये चीज जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वाई डैश को वाई ही माना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चेंज हो मोशन हो रहा है, तो वाई डैश और जेड डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इन दोनों को सेम माना। और क्योंकि यहाँ पे टाइम को सेम नहीं माना है, ठीक है, तो टाइम में जो चेंज माना है वो माना है टी डैश इक्वल टू बीटा टी प्लस गामा एक्स, ठीक है ना। तो ये माना कि मोशन में चेंज, मोशन होने की वजह से पोजीशन में चेंज आएगा, और पोजीशन की वजह से टाइम में कुछ चेंज आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या माने, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन माने, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा आर टू बी डिटरमाइन, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इनको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एक हम थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं कि जब एस और एस डैश एक के ऊपर एक थे, मतलब स्टार्टिंग में ये दोनों एक पे थे, हम्म ठीक है, या अगर अलग अलग भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं कि जब हम ओ पॉइंट पे थे तो हमने एक लाइट सोर्स को, मतलब लाइट सोर्स को ऑन किया, जैसे ही लाइट सोर्स को ऑन करेंगे लाइट हर डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करने लगेगी, बराबर से फ्लो करेगी। है ना, मूव करेगी। तो जब वो हर डायरेक्शन मूव करेगी तो धीरे धीरे मूव कर रही है, देखो वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है, लेकिन हम ऐसे मान लें कि स्लोली स्लोली मूव कर रही, तो जैसे लाइट मान ले थोड़ी देर में यहाँ तक आई थी, फिर थोड़ा और है, तो एक एक स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार होगा, हाँ जिसने कुछ डिस्टेंस मूव कर ली होगी टी टाइम में, हम्म ठीक है ना। तो इसने टी हम्म टाइम में जो भी डिस्टेंस मूव की होगी, हम्म ठीक है, और एस डैश फ्रेम में अगर सेम लाइट को सेम टाइम टी इक्वल टू 0 पे करें तो यहाँ भी जो वेव क्रिएट होगी, इसने टी टाइम लिया होगा यहाँ तक आने में, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे टी टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में, और इस केस में कोऑर्डिनेट अलग है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और मान लेते हैं टाइम टी डैश लगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों केस में स्पीड सी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि आइंस्टीन का क्या है, यही आइंस्टीन का वो है क्या पहला बोलते हैं, पोस्टुलेट। हाँ पोस्टुलेट है
कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों के उसमें क्या होनी चाहिए, सेम सेम। होनी चाहिए ना, बोलो। हम्म, तो अगर हम्म ये स्पीड सेम होनी चाहिए तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि एस के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है, देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट ओरिजिन मान रहे हैं और दूसरा पॉइंट एक्स वाई जेड मान रहे हैं, ठीक है। हम्म एक पॉइंट क्या मान रहे हैं, ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या मान रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ऐसे होगी ना, हम्म एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस हाँ जीरो का होल स्क्वायर, बोलो। हम्म और ये अंडर रूट में होना चाहिए, होना चाहिए। हम्म अब क्या ये डिस्टेंस सी इंटू टी के बराबर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होना चाहिए वो सी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, हम्म इसे क्वेश्चन वन कह देते हैं। और इस फ्रेम के लिए अगर देखें, ये एस के लिए था, अगर हम एस डैश के लिए देखें और एस डैश सेम रूल लगाएं तो होना चाहिए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर, क्योंकि सी स्पीड सेम माननी है, टाइम अलग अलग मानना है, ठीक है। अब अगर हम ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें हैं इनको इस एस डैश में रख दें तो क्या होगा, तो एस डैश एक्स एक्स डैश की जगह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस वाई डैश स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर ही आएगा, जेड डैश स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर ही आएगा, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और टी डैश की जगह आ जाएगा बी टी प्लस गामा एक्स का होल स्क्वायर, बोलो आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर वगैरह कर लेते हैं, ये हो जाएगा, रुको प्लीज सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स टी, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू बीटा गामा एक्स टी आएगा। अब देखो, अब हम सब कुछ एक तरफ ले रहे हैं, तो देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे है सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों, देखो इस मतलब हम इसको इधर ले रहे हैं और जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे बनेगा अल्फा स्क्वायर ये, और यहाँ से आएगा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर आएगा, बोलो, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक, प्लस टी स्क्वायर के साथ देखो क्या होगा, तो टी स्क्वायर अगर कॉमन ले तो यहाँ अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर में क्या है, ये सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो माइनस, क्योंकि ये इधर आके माइनस करेगा, माइनस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आएगा, बोलो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब हम इस टी को इधर लेकर आएंगे, या ऐसा करते हैं इस टी को इधर ही रखते हैं इक्वल टू में ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी जो है इक्वल टू में है, तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। और अब देखो एक्स टी वाला टर्म, देखो एक्स टी यहाँ भी है और एक्स टी यहाँ भी है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो देखो दोनों में एक्स टी कॉमन है, दोनों में माइनस एक्स टी कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस एक्स टी कॉमन और टू भी कॉमन है, तो टू एक्स टी कॉमन है, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, टू एक्स टी कॉमन है, तो अल्फा स्क्वायर बी, और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस करेगा तो माइनस कॉमन ही ले लिया, तो मिलेगा सी स्क्वायर बीटा गामा प्लस सी स्क्वायर बीटा और गामा, ये मिलेगा, बोलो, ये बात समझ आई कि नहीं आई जो हमने किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया है, बस स्क्वायर खोल के जो एक जैसे हैं उनको एक साथ ले लिया, तुम इसको एज अ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो
इस इक्वेशन को हम कह देते हैं थर्ड। और यहाँ इस पार्ट को मिटा दें, कुछ लिखना है? हाँ ओके, हो गया हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट को और थर्ड को। क्यों फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है? हम्म तो क्योंकि दोनों में ये चीज सेम है, तो हम इसको कंपोनेंट कंपेयर, दोनों में कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? तो कंपेयर करने पे हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा देखो स्क्वायर इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, मिलेगा। देखो हाँ, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा ये एक्स स्क्वायर के साथ है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, 1 और फिर हमें वाई और जेड को भूल ठीक है, जाओ। अच्छा, यहाँ एक्स टी है और यहाँ कोई एक्स टी का कंपोनेंट ही नहीं है, तो दूसरा वो मिलेगा 0 के अल्फा बराबर हो स्क्वायर जाएगा। बी प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फोर्थ कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं फिफ्थ। ठीक है, और टी स्क्वायर देखो यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ ये है, तो सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी स्क्वायर। स्क्वायर। इसे इक्वेशन 6 कह देते हैं। क्लियर है? अब हम्म हमको क्या करना है, देखो हमारे पास 3 वेरिएबल है, अल्फा बीटा और गामा, और 3 इक्वेशंस हैं। हम इन 3 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके 3 वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ अब ये पार्ट तुम लोग खुद से करना, इन तीनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालना। अगर ना निकले तो हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, थोड़ा सा टीडीएस है, लंबा है। ठीक है, तो अगर देखो ठीक। जीआईसी के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि जीआईसी में जो एग्जाम होता है ना, उसमें वैसे आते हैं क्वेश्चन, क्या थ्योरेटिकल आते हैं मेंस में। तो मेंस में अगर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने को आ गया तो तुमको हम्म प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए खुद से कर लो। और बाकी किसी एग्जामिनेशन में तो डेरिवेशन आएगा नहीं, तो फिर सीधे जो वैल्यूज आती है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो ठीक है। वैल्यूज आएंगी वो ये हैं। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने पे जो हमें मिलेगा वो क्या है? ठीक है, तो हमें मिलेगा अल्फा और बीटा दोनों बराबर मिलेंगे, और वो मिलेगा 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और गामा जो मिलेगा हमें, ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा बराबर मिलेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और गामा जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? गामा 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 कहाँ है? हम्म, एक मिनट को जरा गामा लिख लें। तो अल्फा और बीटा सेम मिलेंगे ये, और गामा जो मिलेगा वो मिलेगा हमें माइनस बीटा बी बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर ये कहो, या फिर ये कहो माइनस बी बाई सी स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू जो है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इनको अगर हम वापस से रखें, जो हमने एल टी ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन माने थे उसमें रखें, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या थे, एक बार फिर से लिख लेते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन थे एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डैश इक्वल टू नहीं एक्स, गामा सॉरी अल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस बीटी। ये था ना। वाई डैश और जेड डैश तो बराबर ही थे, तो वाई डैश इक्वल टू वाई था, जेड डैश इक्वल टू जेड था। और टी डैश क्या था? टी डैश हमारा था बीटा टी बीटा प्लस टी गामा प्लस गामा गामा एक्स। ठीक है, तो अगर इन सब में अल्फा बीटा गामा रखें तो हमें एलटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलेंगे, एलटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलेंगे वो मिलेंगे एक्स डैश इक्वल टू अल्फा की जगह ये आ जाएगा, यानी 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ब्रैकेट एक्स माइनस वी टी। ठीक है, वाई डैश हमारा वाई होना चाहिए, जेड डैश हमारा जेड होना चाहिए, और टी डैश जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो टी डैश हमारा क्या होना चाहिए? ये इसमें बीटा की वैल्यू ये रखेंगे, बीटा की वैल्यू तो यही आएगी ये, और गामा की जगह ये आएगा, तो सब सॉल्व करके जो मिलेगा वो होगा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक, तो एल टी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल याद होने चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए। ठीक है ना, बस तो मतलब पूरे पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने चाहिए? अच्छे से याद होने चाहिए, टाइम वाला और एक्स वाला, बाकी दोनों तो सेम ही है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे अगर तुम v को c के कंपेरेबल लो
सॉरी b को बहुत बहुत कम लो c से, है ना, यानी कि v बाई c जो है वो 0 हो जाएगा। बोलो। v स्क्वायर बाय c स्क्वायर 0 हो जाएगा। हाँ, v बाई c 0 हो जाएगा, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1, 1 का रूट 1, यानी x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी आया y डैश y है, और z डैश क्या है, z है, z है। और t डैश क्या होगा, तो देखो जब ये चीज 0 हो, देखो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, तो t डैश इक्वल टू t आ जाएगा ना, तो हमें जीटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो आइंस्टीन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो इनवेरिएंट होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दोनों फ्रेम में काम कर रहा है ना, ये इनवेरिएंट की तरीके से, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और इसमें हम बताएंगे, इसको लिखना है कि मिटा दें? लिख लिया। ओके। देखो अभी हमने एक चीज और देखी पीछे, क्या, अभी हमने पीछे देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर था। बोलो। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, ठीक है, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 2y dy, और जेड स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2z dz इज इक्वल टू सी स्क्वायर 2t का 2t dt। ये चीज नहीं बन रही है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हम नहीं बनाना चाह रहे थे, कुछ और हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है, माय मिस्टेक। इसको ऐसे ना करके ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ रहे, ऐसे समझ रहे, टी के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। देखो फॉर स्मॉल वेरिएशन, अगर हम स्मॉल वेरिएशन ले रहे होते, मान लेते हैं ओरिजिन से हम dx dy dz इतना ही दूर गए होते, ठीक है, हाँ मान लेते हैं हम ओरिजिन से स्मॉल डिस्टेंस दूर गए होते dx dy dz, तो क्या ये dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर dt स्क्वायर होता, हाँ ठीक है। तो तब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस 0 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं बनाना चाह रहे, एक्चुअल में हम ये बनाना चाह रहे थे, ये थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे कैसे बनेगा, हम नेक्स्ट इस पे बताएंगे। ये हम ये बनाना चाह रहे हैं कि dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर dt स्क्वायर, ये जो होता है ना, इसको हम ds स्क्वायर कहते हैं, और जो ds स्क्वायर है ये इनवेरिएंट होता है, ठीक है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसको हम प्रूव तो कर सकते हैं, हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट इससे ये बना लेंगे, ठीक है, हम क्या सोच रहे थे कि डायरेक्ट इससे ये बना लेंगे, लेकिन इससे ये हम डायरेक्ट नहीं बना पा रहे। लेकिन अगर हम ये चीज निकाले dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर dt स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर ले, इसको, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर ले, इसको डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट, और इन सब की वैल्यू मान लेते हैं पहले x डैश के लिए रख के निकालें, ठीक है, तो ये इनवेरिएंट आएगा। चलो हम इसको नेक्स्ट टर्न पे निकाल के भी दिखा देंगे, ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हम निकाल के दिखा देंगे कि कैसे ये चीज इनवेरिएंट आती है, इससे हम डायरेक्ट कर रहे तो नहीं हो पा रहा है, हम सोच रहे थे कि शायद इसी से ये बन जाएगा, लेकिन बन नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट टर्न पे तुमको बताएंगे कि कैसे ये चीज इनवेरिएंट होती है, ठीक है। तो आज जो हमने बताया है वो ये है कि जीटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर जीटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इनवैलिड हो गया उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो एक्सपेरिमेंट बताया मैंने, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और फिर एलटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अच्छा आइंस्टीन के पोस्टुलेट पहले बताए, फिर आइंस्टीन के पोस्टुलेट को यूज करते हुए एलटी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस किए। देखो एलटी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इतने थे, इसमें अल्फा बीटा गामा हमें नहीं पता था, ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हमने आइंस्टीन के पोस्टुलेट को यूज किया कि स्पीड ऑफ लाइट c सेम रहेगी, ठीक है। अगर तुम ठीक से देखो तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के आने के पीछे मेन रीजन ये है, ठीक है ना भाई, एक बार ये लिखा था और एक बार ये लिखा था, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, है ना। तो
तो मतलब जो आइंस्टीन का लॉ है ना कि सी सेम रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, उसका ही यूज करके ये चीज बन पाई, नहीं तो ये चीज ना बन पाती। ठीक है ना। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलटी ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट अब एलटी ट्रांसफॉर्मेशन से आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम एलटी ट्रांसफॉर्मेशन की ही मदद से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, इनके डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये इनवेरिएंट होता है। बहुत सारी क्वांटिटीज इनवेरिएंट होती है, ठीक है, जिनको हमको समझना जरूरी है। ठीक है। इनवेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे जीटी ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम लिखें, जीटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है। वाई डैश और जेड डैश को नहीं लिख रहे हैं और टी डैश भी नहीं लिख रहे हैं, वो भी सेम है। ठीक है। तो जीटी वी, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी डैश इक्वल टू क्या होगा, वी या वी डैश एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस वी टी आया था। बोलो, ये तब आया था जब वी कांस्टेंट हो, यानी कि हमारा जो एस डैश फ्रेम है, एस डैश तो फ्रेम वी है वो टी नहीं आएगा ना, वी आएगा ना, बस माइनस वी आएगा ना। हाँ सॉरी माइनस भी है, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, केवल भी आएगा। तो ये तब होगा जब एस डैश हमारा इनर्शियल फ्रेम हो। क्या हो, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि उसकी न्यूटन का खुद की फर्स्ट लॉ स्पीड ऑफ भी मोशन क्या है, hold होता है। कांस्टेंट है। ठीक है। तब ये आएगा। अगर ये इनर्शियल नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉन इनर्शियल के केस में क्या होगा, बोलो। नॉन इनर्शियल के केस में, नॉन इनर्शियल के केस में वेरिएबल की तरह तो वो हाँ, चेंज वी एक्स डैश जब आप निकालेंगे तो वी एक्स माइनस वी को रोकेंगे, टी का करेंगे वन, वी जब माइनस हाँ, टी को रोकेंगे, वी का करेंगे तो एल, एक एक्सेशन आ जाएगा ए, है ना। प्लस हो जाएगा ना है ना। ये वाला। हाँ, तो लेकिन माइनस से खोलेंगे तो माइनस ही आएगा ना। नहीं, हाँ ठीक नहीं है। समझे। ठीक है। तो यहाँ पे समझ एक गए। एक्सेशन आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ तो ये हम्म। इनर्शियल। तो इसी से सूडो सूडो फोर्स जनरेट होने लगेगा नॉन इनर्शियल हाँ केस में। आ रही बात समझे। तो क्या है, तो अगर हम v को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, एस डैश इनर्शियल फ्रेम है, तो ये हो रहा है। अच्छा, अगर एक्सप्रेशन निकाले तो क्या हो रहा है बताओ, फिर ये तो जीरो हो जाएगा। बोलो। हाँ तो जीटी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर इनर्शियल फ्रेम है तो स्पीड तो नॉन नॉन वेरिएंट है, मतलब वो वेरी कर रही है, इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है। देखो, अगर हम कहें तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, जो कि आपको क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है, ठीक है, हाँ वो इनवेरिएंट है अकॉर्डिंग टू जीटी ट्रांसफॉर्मेशन, है कि नहीं है। हाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज फॉलो हो रही ना, इसी से देखो टाइम ना चेंज होने की वजह से फिर मतलब टी सेम होने की वजह से ये आ रहा है, फिर इससे ये आ रहा है। तो इनवेरिएंट का मतलब हमारा ये है कि अलग अलग फ्रेम में क्या चीजें सेम रहती हैं अकॉर्डिंग टू जीटी और अकॉर्डिंग टू एलटी, दोनों पता होने चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीटी आप लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या काइनेटिक एनर्जी वेरिएंट है या इनवेरिएंट क्वांटिटी है, क्या चीज। काइनेटिक एनर्जी इनवेरिएंट क्वांटिटी है या वेरिएंट क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वेरिएंट। वेरिएंट है, क्यों, क्योंकि Invariant। वेलोसिटी वेरिएंट है, इनवेरिएंट नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी हाँ वेरी कर रही है ना। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वेरी कर Vary रही कर- होगी, नहीं कर रही होगी। तो वायलेशन ऑफ काइनेटिक वो एनर्जी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो दूसरी चीज है। उसमें हम ये कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जब जीटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं ना तो एस डैश की एनर्जी को नहीं कंसीडर कर रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई अगर तुम ट्रेन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो बैग है वो भी मूव कर रहा है तुम्हारे साथ ही, तो तुम्हारे लिए उसकी स्पीड जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसके लिए तो बैग मूव कर रहा है ना। तो अगर तुम अपने फ्रेम में उस एनर्जी को कंसीडर करना चाहते हो तो तुम ये कहोगे कि हमारा फ्रेम क्योंकि मूव कर रहा है इसलिए हमारा बैग भी मूव कर रहा है, तो इसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए, है ना। लेकिन फिलहाल इनवेरिएंट और वेरिएंट ये याद रखना है, अलग अलग फ्रेम में ये बार बार पूछा जाता है कि किस फ्रेम में कौन सी चीज वेरिएंट है और कौन सी चीज इनवेरिएंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो चार्ज है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये जीटी के अकॉर्डिंग भी इनवेरिएंट है और लॉरेंट्स के अकॉर्डिंग भी इनवेरिएंट है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वो रेस्ट में और मोशन में दोनों में सेम रहेगा। ठीक है। ये जीटी के अकॉर्डिंग भी है और एलटी के अकॉर्डिंग भी है। लॉरेंट्स के अकॉर्डिंग भी चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं। ठीक है ना।
तो अब क्योंकि ये बात तुमको पता है, ठीक है, और अब मान लो एक रॉड है, अब तुमको क्वेश्चन दे दिया गया कि एक रॉड है, उस पर 10 कूलम चार्ज है, अब वो रॉड मूव कर रहा है मान लेते हैं 0.8 की स्पीड से, और अब हम कहें कि जो पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, और जो मोशन में अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा डैश, ठीक है ना, हाँ उन वो दोनों में बराबर क्या रिलेशन होना चाहिए, तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा होगा, ठीक है, हाँ और चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला चार्ज अपॉन लेंथ होता है। हाँ हाँ अब अगर तुम्हें ये नहीं याद है कि चार्ज भी इनवेरिएंट होता है, तो तुम सोचोगे पता नहीं चार्ज किस हिसाब से वेरी कर रहा होगा, तो फंस जाओगे। लेकिन अगर तुमको ये याद है कि चार्ज इनवेरिएंट है, तो तुम कहोगे हाँ चार्ज तो इनवेरिएंट है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट आएगा वही तुम्हारा मतलब जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी में इफेक्ट आएगा, बस उल्टा आएगा, क्योंकि उसमें 1/में फॉर्मूला है। क्लियर है? हाँ तो कुछ देखो, कुछ बेसिक मतलब वेरिएशन जान के कि लेंथ में कैसे वेरिएशन होगा, टाइम में कैसे वेरिएशन होगा, मास में कैसे वेरिएशन होगा, इनको जान के और क्या चीजें इनवेरिएंट रहती हैं उनको जान के हम और फर्दर चीजों के वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको मतलब डेरिवेशन के दौरान नहीं बताए जाएंगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन के दौरान उनको पूछा जाए। ठीक है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें फ्रेम में वेरिएंट रहती है और इनवेरिएंट रहती है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम ये भी करेंगे कि एलटी ट्रांसफॉर्मेशन में बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, ओके ओके, एक चीज और रह गई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेशल क्या है? ठीक है, तो स्पेशल ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे जीटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी बताया कि जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, इसमें हमने वी को क्या माना है? कांस्टेंट माना है। ठीक है ना, सेम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हमारा वी है एस डैश के लिए वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, वी जो है मतलब जो हमारा मूविंग फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉन एक्सेलरेटेड है या इनर्शियल फ्रेम है। अगर ये पूछा जाए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो हम कहेंगे वो इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है, तो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिर के अंडर डील नहीं होगा, फिर वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंडर डील होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंसीडर कर रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से एक सूडो फोर्स जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वैसे ही जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वहां भी एक सूडो फोर्स जनरेट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना भाई, जब वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे, अभी तो हमने इसमें वेलोसिटी नहीं निकाली है, लेकिन जब वेलोसिटी निकालेंगे और v अगर कांस्टेंट नहीं है, तो एक मतलब सूडो फोर्स जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये भी प्रूव किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलरेटेड फ्रेम के थ्रू, ठीक है, वही इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो इफेक्ट जी से क्रिएट होता है, मतलब जो मास की वजह से जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्रिएट होता है, सेम इफेक्ट हम एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है? यही स्पेशल थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसीलिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी पे को समझने में ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे कोर्स में भी नहीं है, उसमें हमको जाना नहीं है, बस हम इतना बता रहे हैं कि जनरल और स्पेशल में जो फर्क है वो वी के कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट होने का है। ठीक है, अगर वी कांस्टेंट है यानी इनर्शियल फ्रेम में जब स्टडी करेंगे एलटी ट्रांसफॉर्मेशन को, तो जो रहेगी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहेगी, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाएगी। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आज का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टर्न पे इसको हम आगे डिटेल में धीरे धीरे बढ़ेंगे और जो जो क्वेश्चन मिलेंगे वो करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा रिलेटिविटी टॉपिक मतलब इंटर से अलग है ना, तो थोड़ा गलती हो जाती है कहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि गलती ना होने पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं। ओके, ओके, गुड नाइट। क्यों ही फिजिक्स पढ़ते